हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपीजीटी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एक नए पॉइंट के बारे में। तो हमने इससे पहले आपको क्या बताया था कि हमारा सब कुछ है, यानी कि सब परिपक्व हो गया था। स्त्री केसर परिपक्व हो गया, हमारा पुंकेसर परिपक्व हो गया, यानी कि सब कुछ हमारा तैयार है। अब हमें निषेचन करवाना होगा, लेकिन निषेचन से पहले हमें बहुत चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे परागकण आता है, कहाँ पर आता है? वर्तिकाग्र पर आएगा। कैसे आएगा? परागण क्रिया द्वारा आएगा। तो परागण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको परागण क्लियर कर दिया कि परागण होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से परागण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप परागण नहीं देखेंगे तो परागण क्रिया को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले परागण आप देख लीजिएगा। और एक बात और, जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप कॉपी और पेन दोनों लेकर साथ में बैठिएगा, जिससे कि मैं जितना भी स्टेप आपको बताऊँ उसको आप लिखते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हम निषेचन से पहले, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले हम पढ़ेंगे क्या? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि पराग स्त्री के संकर्षण, जिसे हिंदी में कहते हैं, या पारंपरिक क्रियाओं के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब होती क्या है ये पराग स्त्री का संकर्षण, इसमें होता क्या है, प्रक्रियाएं क्या होती है, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पराग कण भी आप जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पराग स्त्री केसर या अंडक भी लिख सकते हैं आप, पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, संकर्षण माने क्या होता है कि कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है। किसके माने? पोलन माने होता है क्या? पोलन का अर्थ आप समझिए क्या? परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन से, इसका यहाँ पे तात्पर्य पोलन ग्रेन से, परागकण से। इसका क्या मतलब है? परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलन। ठीक है, पोलन ग्रेन इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि पराग, यानी कि परागकण का किससे? स्त्री केसर से कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। स्त्री केसर से नहीं, स्त्री केसर का एक भाग होता है जो सबसे ऊपरी भाग क्या था? हमने कहा था वर्तिकाग्र स्टिग्मा, यानी कि परागकण और किसके बीच? परागकण और वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए परागकण और स्त्री केसर के बीच क्या होता है? कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, और इन्हीं रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है? परागकण जो होता है वो परागनलिका का निर्माण कर पाता है। अब परागनलिका क्या होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि परागकण और वर्तिका के बीच ये जो बातचीत होती है, एक प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, इसमें होता क्या है, इससे फायदा क्या है? तो जरा सोचिए आप, परागण की क्रिया द्वारा जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण आता है तो क्या जरूरी है कि उसी पुष्प के, उसी जाति का ही परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि जरूरी नहीं है कि पौधा गुलाब का है तो गुलाब का ही परागकण उसके वर्तिकाग्र पर आए। चमेली का भी आ सकता है, गुड़हल का भी आ सकता है, कई परागकण आ सकती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें हम पढ़ने वाले क्या? पराग स्त्री के संकर्षण में क्या पढ़ने वाले हैं कि किन परागकणों को परागनलिका निर्माण करने की क्षमता होती है वर्तिकाग्र पर और किनको नहीं होती है, और क्यों उनको क्षमता नहीं हो पाती है कि वो परागनलिका का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जरा सोचिए, मैंने क्या कहा कि परागण की क्रिया द्वारा परागकण किस पर आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। परागण स्व भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, यानी कि हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए वर्तिकाग्र, ठीक है, स्त्री केसर है। ठीक है, अब जरा सोचिए, परागण की क्रिया द्वारा, यानी कि पॉलिनेशन जब हो रहा है, परागण जब हो रहा है तो क्या हो रहा है कि परागकण कहाँ पर आ रहा है? इसके वर्तिकाग्र पर आ रहा है। जरा सोचिए कि यह परागकण मान लीजिए किसका है? गुलाब का है। ठीक है, किसका परागकण है? गुलाब का है। और एक परागकण और आता है, इसको मान लेते हैं P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। ठीक है, ये परागकण 1 हो गया और ये दूसरा परागकण हो, प्रथम परागकण P1 है, P2 है। तो जरा सोचिए, ये परागकण मान लेते हैं किसका है? चमेली का। किसका? चमेली का। और हमें क्या करना है
हमें इस पुष्प के वर्तिकाग्र के बारे में जानना है कि ये पुष्प का जो स्त्री केसर है किस पुष्प का है, या कह सकते हैं पुष्प कौन से पुष्प है, इसका जाति क्या है। तो मान लेते हैं ये भी गुलाब का है, ठीक है। ये जो पुष्प है जिसके वर्तिकाग्र पर ये परागकण आया है गुलाब और चमेली का, तो किसका है पुष्प, कौन सा है, गुलाब का है, यानी कि रोज, ठीक है। तो जरा सोचिए आप क्या सोचेंगे, यही कि ये चमेली का है, ये गुलाब का है, तो कौन सा परागकण पराग नलिका या कह सकते हैं पोलन ट्यूब का निर्माण कर पाएगा। सभी लोग को पता है कि जब जातियां समान होती हैं, किनकी जातियां समान होती हैं, पुष्पों की। मान लीजिए परागकण गुलाब का है, परागण द्वारा वर्तिकाग्र पर आया पुष्प के, ठीक है, और वह पुष्प भी किसका है, गुलाब का है। तो जरा सोचिए जब परागकण गुलाब का है और ये पुष्प भी गुलाब का है, जातियां दोनों की सेम है, भले ही जीन्स चेंज हो सकते हैं, तो देखिए जातियां समान है, तो ये परागकण क्या करेगा, पराग नलिका का निर्माण कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, कर सकेगा ना। अब जरा सोचिए चमेली, चमेली को आप देख रहे हैं, चमेली भी तो इस वर्तिकाग्र पर आया है, तो ये जरा सोचिए पराग नलिका का निर्माण क्यों नहीं कर सकता। आप लोग कहेंगे कि इसकी जाति इससे नहीं मिल रही है या मैच नहीं कर रही है इसकी जाति इसके जाति से, ठीक है, यही तो कहेंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो परागकण गुलाब और चमेली का है, कहीं ना कहीं परागकण कोशिका होती है कि नहीं होती है, होती है ना, कहीं ना कहीं परागकण कोशिका से बनी होती है। तो जरा सोचिए आप, परागकण जब किसका बना था, कोशिका का बना था, तो परागकण में कितने स्तर या कितने चोल पाए गए थे। मान लीजिए परागकण है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं पाई गई थी, ठीक है, कैसे संरचना, इस तरह की संरचनाएं पाई गई थी, ठीक है, इस तरह से। अब जरा आप ये बताइए कि ये परागकण है। अब परागकण में आपने क्या देखा था कि परागकण के सबसे बाहरी भाग को, बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते कि नहीं कहते। बाह्य चोल मैंने सब बताया है आपको पहले ही, बाह्य चोल एग्जाइन, ठीक है, इसको इंग्लिश में एग्जाइन कहते हैं। और जरा सोचिए बाह्य चोल के ठीक अंदर कौन सा स्तर था, तो ये था क्या, अंतः चोल, कहीं ना कहीं अंतः चोल था, ठीक है, ये अंतः चोल था, यानी कि इंटाइन था। ये एग्जाइन हो गया, इंटाइन हो गया। अब जरा बताइए कि ये जो बाह्य चोल है, कह सकते हैं बाह्य आवरण जो है अपूर्ण था कहीं ना कहीं कि नहीं अपूर्ण था, कुछ स्थानों पर क्या था, ये अपूर्ण था, कह सकते हैं पूरी तरीके से ये अंतः चोल को ढके नहीं था। तो जरा सोचिए कि ये 3 कोशिकीय अवस्था में थी परागकण की नहीं थी, यानी कि परागण की क्रिया द्वारा क्या होता है, 80% पादपों में क्या होता है, परागण होने से पहले परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, ये तो मैंने पहले बताया है। और क्या होता है 20% पादपों में क्या होता है कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं विभाजन करके जनन कोशिका 3 कोशिकीय अवस्था में आ जाती है, यानी कि एक कोशिका कायी कोशिका की हो जाती है, और क्या होता है 2 कोशिकाएं जनन कोशिका की होती हैं। इस प्रकार क्या हुआ, परागकण जो पोलन ग्रेन हुआ वो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो देखिए ये 3 कोशिकीय अवस्था में हो गया, एक कोशिका यहाँ, एक इधर और ये इधर है, ठीक है, ये 3 कोशिकीय अवस्था में क्या है, परागण 3 कोशिकीय अवस्था में है। अब क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे बड़ी चीज यही याद रखनी है कि ये जो परागकण होता है, जो जनन छिद्र होते हैं, जनन छिद्र जरा बताइए, जहां जहां पर बाह्य चोल अपूर्ण था उसको हमने जनन छिद्र कहा था कि नहीं कहा था, जनन छिद्र कहा था, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जर्म पोर, ठीक है, इसको इंग्लिश में जर्म पोर कहते हैं। यही तो कहा था कि बाह्य चोल या कह सकते हैं एग्जाइन जहां पर अपूर्ण था उसको हमने क्या कहा था, जनन छिद्र कहा था। अब देखिए जनन छिद्र होता कहाँ है, ये सबसे बड़ी बात आपको जाननी है, जनन छिद्र कहाँ पर होता है। तो ये जरा बताइए कि ये दोनों कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं, कहीं ना कहीं ये जनन कोशिकाएं हैं कि नहीं है, या जनन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, नरयुग्मक कहते हैं, ठीक है, नरयुग्मक कहते हैं, ये तो कहते हैं जनन कोशिकाओं को नरयुग्मक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनरेटिव सेल, ठीक है, इसको इंग्लिश में जेनरेटिव सेल कहते हैं, इतना आपको पता है। और जरा सोचिए कि ये कौन सी कोशिका बची है, जब 2 कोशिकाएं जनन कोशिका हो गई 3 कोशिकीय अवस्था में, तो एक कोशिका जो बची वो कौन सी होगी, कहीं ना कहीं एक कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका या नलिका कोशिका, इसे हम कहते थे कि नहीं कहते थे, ठीक है, इसके 3 नाम मैंने बताया क्या, कायिक कोशिका, वर्धी कोशिका, नलिका कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं ट्यूब सेल भी कह सकते हैं, इसको क्या ट्यूब सेल कह सकते हैं।
अब जरा सोचिए, यदि काय कोशिका कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल कहेंगे, वृद्धि कहेंगे तो वेजिटेटिव सेल हो जाएगा। ठीक है, तो नाम भले ही चेंज हो पर क्या होता है, काम वो करेगा जो उस पे उसकी महत्वपूर्णता को दिखाया जाता है। तो देखिए हमने क्या होता है कि जब परागकण को आप देखें तो कहीं ना कहीं जनन छिद्र पाया गया। कैसे जनन छिद्र बना था, जहां पर बाह्य चोल या कह सकते हैं एक्साइन अपूर्ण था, पूरी तरीके से परफेक्टली क्लोज नहीं किया था किसको, इंटाइन को, वहां पर उस भाग को हमने क्या कहा, जनन छिद्र कहा, जन्म पोर कहा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या होता है कि बाह्य चोल ढके रहता है, किसको ढके रहता है, अंतः चोल या इंटाइन को। तो हमने उसको यानी कि बाह्य चोल जब इंटाइन को ढका है तो ये इंटाइन हो गया। और जरा सोचिए इस परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई गई, 3 कोशिकीय अवस्था में है ना। तो जरा सोचिए 2 कोशिकाएं क्या थी, जनन कोशिकाएं जनरेटिव सेल थी, और 1 कोशिका जो बची उसको हमने कायिक कोशिका कहा, ट्यूब सेल कहा और वेजिटेटिव सेल कहा। ठीक है, इतना तो क्लियर था आपका। अब जरा सोचिए ये जब कोशिकाओं का बना है, ठीक है, तो कोशिकाओं में कहीं ना कहीं जीन्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। तो क्या होता है, इस परागकण की कोशिकाओं में जीन्स पाए जाते हैं। नाम क्या है उनका, तो जीन्स को क्या कहते हैं, जो जीन्स पाए जाते हैं उनको हम S11 S12 कहते हैं। वैसे तो इसको कोई बताता नहीं है, काफी गहराई में इसको ले जाना पड़ेगा आपको, ये काफी डीपली बताया जाएगा, लेकिन इसको मैं आप ऊपर से जान लीजिए। या रासायनिक कह सकते हैं, रासायनिक के पदार्थ पाए जाते हैं किनमें, कोशिकाओं में। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप S11 और S12 को याद करें। ठीक है, तो आप सीधा सीधा समझिए कि क्या पाया जाता है, रसायन पाए जाते हैं किसमें, कोशिकाओं में। किसकी कोशिकाओं में, परागकण की कोशिकाओं में। अब जरा सोचिए, मान लीजिए परागकण किसका था, गुलाब का था। मान लीजिए ये परागकण जो दिखाया गया ये यही परागकण है, ये गुलाब वाला। ठीक है, यही है ना। अब क्या करना है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं चमेली का, क्योंकि जब इसकी जाति नहीं मेल खाई और जब इसका जीन्स भी अभी मेल नहीं खाएगा। जरा देखेंगे आप कि मान लीजिए किसका है, गुलाब का है परागकण, और ये पुष्प किसका है, उसका वर्तिकाग्र किसका है, गुलाब का ही है। तो देखिए इसमें क्या पाएंगी, कहीं ना कहीं वर्तिकाग्र भी कोशिकाओं का ही बना है। ठीक है, वर्तिकाग्र भी क्या होता है, कोशिकाओं का बना होता है। स्टिग्मा भी किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। तो सोचिए जरा, ये भी गुलाब का है परागकण, और ये भी पुष्प किसका है, गुलाब का है। तो जरा सोचिए आप कि परागकण जब इसके वर्तिकाग्र पर आएगा तो क्या जो कोशिकाएं इस परागकण में पाई गई वही कोशिकाएं इस वर्तिकाग्र में पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि जातियां जब पुष्पों की समान है तो कोशिकाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, भले ही जीन्स में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो जरा सोचिए इसका जीन्स और इसका गुलाब के वर्तिकाग्र का जो जीन है वो मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा, मेल खाएगा ना। यानी कि इसका भी क्या होगा, जीन S11 हो जाएगा, S12 हो जाएगा, और इसका भी जीन S11 S12 है। तो जरा सोचिए दोनों की रासायनिक पदार्थ एक दूसरे से मैच कर गए तो वो क्या करेगा, वर्तिकाग्र मान लीजिए पहरेदार है जो कहता है कि अब तुम पराग नलिका का निर्माण कर सकते हो या पोलन ट्यूब का तुम निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब दोनों के जीन्स या दोनों की कोशिकाएं एक ही जात की हैं, मैच कर गई, मेल खा गई, तो अब क्या होगा, इस परागकण से क्या निकलेगा, पराग नलिका निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा। तो अब इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इतना तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कुल कहने का मतलब क्या है कि इसको हम पराग स्त्रीकरण, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पराग स्त्रीकरण संकर्षण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने क्या बताया कि पोलन यानी कि पोलन और पिस्टिल के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप क्या होता है, यदि परागकण उस वर्तिकाग्र की कोशिकाओं से यानी कि उस पुष्प के वर्तिकाग्र जिस जाति का है उसी जाति का होगा तो क्या होगा, वो परागकण पराग नलिका का निर्माण कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। कुल कहने का मतलब यही है। और पारंपरिक क्रियाएं इसे क्या कहते हैं, पराग इस तरीके से पारंपरिक क्रियाएं को कहते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। जरा सोचिए कि जब एक इस पुष्प में भी यही प्रक्रिया हो रही है, कौन सा, दोनों में रासायनिक मिलाप हो रहा है। जरा सोचिए परागकण जब अन्य पुष्पों में अन्य जातियों के जाएंगे तो वही प्रक्रिया सेम होगी कि नहीं होगी, यही प्रक्रिया तो सेम होगी। तो क्या होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे पारंपरिक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से सभी पादपों में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्या कि आखिर कैसे पराग नलिका निर्माण करती है एक परागकण। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, पराग नलिका के निर्माण के बारे में हम जानेंगे कि परागकण कैसे पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका हेडिंग है क्या, जर्मिनेशन ऑफ
पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि परागकण का अंकुरण। क्या? परागकण का अंकुरण। ठीक है, तो इसको क्या हमने कहा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहा। तो इसमें क्या होता है, परागकण के अंकुरण में क्या होता है दोस्तों, आखिर कैसे परागकण पराग नलिका का निर्माण करता है, इसमें हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो परागकण में मैंने क्या बताया कि ये परागकण हो गया, ये इसका इंटाइन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इंटाइन हो गया। और इसके ऊपर क्या पाए गए थे, कहीं ना कहीं बाइचोल पाया गया था, इसको मैंने क्या कहा, एक्साइन कहा। ठीक है, एक्साइन है इंटाइन, इतना तो आपको पता चल गया। अब देखिए एक कितने कोष की अवस्था में थी, कहीं ना कहीं 3 कोष की अवस्था में थी। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों कि आप इस परागकण को जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो जनन छिद्र है वो किस सिरे पर है, इसमें जो जनन छिद्र आपको दिख रहा है वो किस तरफ है, तो आप क्या कहेंगे, एक दोनों कोशिकाएं कौन सी थी, इनको हमने क्या कहा था, जेनरेटिव सेल कहा। ठीक है, इनको हमने जेनरेटिव सेल कहा। अब इसको हमने क्या कहा, ट्यूब सेल डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब वेजिटेटिव लिख सकते हैं ट्यूब सेल। ठीक है, तो देखिए ये ट्यूब सेल हो गया, जनरेटिव सेल हो गया, एक्साइन इंटाइन, इतने आपको पता है। अब देखिए ये जो जनन छिद्र है, ये जनन छिद्र जो आपको दिख रहा है, जर्मपोर दिख रहा है, जरा सोचिए किस तरफ है, आप कहेंगे क्या, जिस तरफ है ट्यूब सेल है, नलिका कोशिका है, उसी तरफ क्या पाया जा रहा है, जर्मपोर पाया जा रहा है, जनन छिद्र पाया जा रहा है। ठीक है, जनन छिद्र उस तरफ पाएगा। तो होता क्या है कि जब परागकण परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर आ जाता है, स्टिग्मा पर आ जाता है, किसके स्टिग्मा पर, पुष्प के स्टिग्मा पर, स्त्री केसर के स्टिग्मा पर। ठीक है, जब परागण द्वारा आ जाता है तो होता क्या है दोस्तों, उस वर्तिकाग्र पर जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल की बूंदें पाई जाती है, कह सकते हैं जल पाया जाता है। जरा ध्यान से आप देखेंगे इस चित्र को, देखिए क्या होता है। मान लीजिए वर्तिकाग्र मैंने बना दिया। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपका तैयार है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि परागण की क्रिया द्वारा कौन आ गया, पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण आ गया। ठीक है, ये परागकण आ गया, ये क्या है, परागकण है, पोलन ग्रेन है। ठीक है, और ये क्या है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा भी कह सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, ये वर्तिकाग्र परागकण। अब मैंने क्या बताया, परागकण कैसी अवस्था में थी, 3 कोश की अवस्था में, कहीं ना कहीं 3 कोश की अवस्था में थी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 2 कोशिकाएं जो है वो कौन सी कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं हैं, या कह सकते हैं सीधे सीधे आप क्या कह सकते हैं, नर युग्मक है। ठीक है, यानी कि मेल गैमेट है। ठीक है, इतना आपको पता चला। अब देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो बाह्य, इसमें क्या पाए जाते हैं, बाह्य आवरण पाए जाते हैं, बाह्यचोल जिसको मैंने कहा। ठीक है, अब बाह्यचोल को आप देख रहे हैं, कहीं पर अपूर्ण है कि नहीं अपूर्ण, देखिए ये जो स्थान है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से क्या है, जनन छिद्र इसको हम कहें, जहां पर क्या होता है, ये अपूर्ण होता है। कौन, बाह्यचोल, इसको मैंने जनन छिद्र कह दिया। अब देखिए ये जो जनन छिद्र है, चूंकि कहाँ पर है, वर्तिकाग्र के नीचे की तरफ है, और वर्तिकाग्र पर क्या पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, वर्तिकाग्र पर जल पाए जा रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, इस जनन छिद्र के माध्यम से, जनन छिद्र हमेशा कहाँ पर होगा, कायिक कोशिका की तरफ होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, या कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल की तरफ होगा। ठीक है, तो अब जब इस वर्तिकाग्र पर क्या पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है, तो जरा सोचिए जनन छिद्र यानी कि छिद्र है वो पोर है, तो उस पोर से क्या होगा, कायिक कोशिका के अंदर क्या होगा, जल अवशोषित किया जाएगा। यानी कि क्या करेगा, कायिक कोशिका जल को चूसने का काम करेगा, यानी कि उसे अवशोषित करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, और क्या होता है, ये कायिक कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, यानी कि बढ़ने लगता है। जरा सोचिए जब कोई चीज जल को अवशोषित करता रहेगा तो उसके आकार में वृद्धि होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी क्या होता है, इस कायिक कोशिका में, चूंकि जर्मपोर कायिक कोशिका की तरफ है, तो इस कायिक कोशिका में क्या होता है, वृद्धि होता है या बढ़ता जाता है। और जरा सोचिए, बढ़ने के लिए इस परागकण में इसे स्थान चाहिए, स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, तो जब ये परागकण क्या कहते हैं, कायिक कोशिका जब जल को ऑब्जॉर्ब करता रहता है लगातार, तो इसको बढ़ने के लिए स्थान चाहिए। तो बढ़ने के लिए स्थान जब इसे नहीं मिलता है, चूंकि क्यों स्थान नहीं मिल रहा है इसे बढ़ने के लिए,
क्योंकि एक तरफ तो जनन कोशिकाएं पाई गई, ठीक है, ये भी हमें पता है जनन कोशिकाएं तरफ पाई गई। अब देखिए इसको चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है, केवल जनन छिद्र को छोड़कर इसको चारों तरफ से किसने कवर किया हुआ है, आप कहेंगे एक्साइन ने, बाह्यचोल ने कवर किया है, ठीक है, इसको बाह्यचोल ने कवर किया है। ये क्या है जरा बताइए, ये क्या है, एक्साइन है, बाह्यचोल है, ठीक है, ये बाह्यचोल है, आपको इतना पता है। अब क्या करना है, जब ये चारों तरफ से कवर है, कौन कवर है, कायिक कोशिका कह सकते हैं, अंदर की सभी कोशिकाएं चारों तरफ से कवर है, घेरी हुई हैं, किसके माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से, तो खुला किस तरफ है, केवल एक तरफ खुला है, किस तरफ, वो जनन छिद्र है, यानी कि जहां से जल अवशोषित हो रहा है उसी तरफ से वह केवल खुला हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, जब इसको जगह नहीं मिलती है फैलने के लिए, किसको जगह नहीं मिलती है, कायिक कोशिका को, वेजिटेटिव सेल को, या कह सकते हैं ट्यूब सेल को फैलने के लिए वह जगह नहीं मिलती है उस परागकण में, तो क्या होता है, उस छिद्र के माध्यम से वो फैलता है और बाहर निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, वो कायिक कोशिका, जरा सोचिए, कायिक कोशिका किसके अंदर पाई गई थी, कहीं ना कहीं अंतःचोल के अंदर पाई गई थी कि नहीं पाई गई थी, पाई गई थी ना, यानी कि इंटाइन के अंदर पाई गई थी, कौन पाई गई थी, कायिक कोशिका पाई गई थी। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, जब कायिक कोशिका फैलती है, निकलती है, केवल एक छिद्र स्थान से मिला है जहां से वह निकल सकती है और फैल सकती है, क्योंकि जल उज्जाप कर रही है लगातार, ठीक है। जब उसे निकलने के लिए स्थान चाहिए तो क्या होता है, वो जो इंटाइन होता है वो निकलने लगता है, क्योंकि कायिक कोशिका वृद्धि करे, लेकिन इंटाइन भी तो बाहर निकलेगा, क्योंकि इंटाइन के अंदर कौन पाया जा रहा है, कायिक कोशिका पाई जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा। एक मिनट देखिए, इस परागकण से क्या होगा, पराग नलिका बाहर निकलेगा, कुछ ऐसे ही, ठीक है। अब एक आपसे क्वेश्चन है, जरा ये बताइए कि पराग नलिका क्यों निकल पा रही है। आप कहेंगे सीधे सीधे क्यों निकल पा रही है, क्योंकि इस वर्तिकाग्र का जो जीन्स है और इस कोशिका के जो यानी प्राकृतिक कोशिकाओं में जो जीन्स है वो मेल खा रहा है, दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, इसीलिए क्या हुआ, पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश कर पा रही है, अन्यथा वो प्रवेश नहीं कर पाती। देखिए क्या होता है, यानी कि वर्तिका पर मैंने कहा जल पाया जाता है, तो चूंकि चमेली में भी तो उसमें भी जनन छिद्र पाया जाएगा, वो भी ऑब्जर्व करेगा, किसको ऑब्जर्व करेगा, जल को खींचेगा अपनी तरफ, अवशोषित करेगा, तो उसमें भी क्या होगा, ये जो कायिक कोशिका होगी वो भी वृद्धि करेगी, नलिका का निर्माण करेगी। लेकिन होता क्या है कि जब इसके यानी कि चमेली के जो कोशिकाओं में जीन्स होते हैं वो मैच नहीं करते हैं किसके, वर्तिकाग्र के जीन से, तो क्या होता है, वो उसको प्रवेश नहीं करने देता है, किसके अंदर, वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जीन्स का मैच करना जरूरी है, कोशिकाओं का एक जात का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए इसका कोशिका, इसकी कोशिका यानी कि जो दोनों यानी कि क्या कहते हैं, परागकण और जो वर्तिकाग्र दोनों एक ही जात के हैं, तो क्या होगा, पराग नलिका प्रवेश कर पाएगा किसके अंदर, वर्तिकाग्र के अंदर, ठीक है, पूरी स्वतंत्रता इसे मिल जाती है। तो देखिए जब लगातार वृद्धि करती जाती है, कौन वृद्धि करती जाती है, कायिक कोशिका वृद्धि करती जाती है, कैसे कर रही है, क्योंकि जल अवशोषित कर रही है लगातार, कहां पर चल पाएगा, वर्तिकाग्र पर पाएगा, ठीक है, सब चीजें आपको बिल्कुल पता चल गया। तो देखिए धीरे धीरे क्या करती है, वृद्धि करती है, और वृद्धि करती हुई कहां पर पहुंच जाती है, यहाँ, जरा बताइए ये कौन सा स्थान है, कहेंगे वर्तिका है, ठीक है। वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब आपको बता दिया पहले, ठीक है। तो देखिए वर्तिका, वर्तिका तक पहुंच गई। अब वर्तिका क्या करता है, इस पराग नलिका को क्या देता है, स्थान देता है, स्पेस देता है कि वह और अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। अब जरा बताइए प्रवेश करते करते कहां जाएगा, कहीं ना कहीं ये बीजांड में प्रवेश कर जाएगा। और बीजांड में पाया क्या जाता है, बीजांड में कहीं ना कहीं मैंने क्या, सॉरी, अंडाशय में प्रवेश कर जाएगा। अब अंडाशय में कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, यानी कि क्या हुआ, अंडाशय में क्या पाया गया, बीजांड पाया गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बीजांड हो गया। अब क्या होगा, ये पराग नलिका कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश कर जाएगी। बीजांड में क्या पाया गया, भ्रूणकोश पाया गया, भ्रूणकोश में ये प्रवेश कर जाएगी, इंद्रियों में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन करती कैसे, इतनी आसानी से थोड़ा ही प्रवेश कर पाएगी, बहुत सी प्रक्रिया होती है, कैसे प्रवेश कर पाएगी इतनी आसानी से, इतना आसान थोड़ा ही है। तो देखिए क्या होता है, आगे की प्रक्रिया समझिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या पराग नलिका कैसे बन रही है, यानी कि पराग का अंकुरण कैसे हो रहा है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। इतना जब आपको पता चल गया तो अब क्या होगा, अब आगे की बात करेंगे। देखिए आगे क्या होता है, मैंने क्या होता है, परागकण से, देखिए परागकण था, ठीक है, ये ऐसे, और ये क्या था, बाह्यचोल कह सकते हैं या डिजाइन कह सकते हैं, यही तो था,
अब देखिए ये जब परागकण है, क्या है, परागकण है, ठीक है। ये क्या था, कहीं ना कहीं मैंने क्या बताया इसको मैंने बताया एग्जाइम, ठीक है, मैंने एग्जाइम बता दिया। ये क्या है, कहीं ना कहीं मैंने बताया इंटाइन का, ठीक है, इंटाइन है। अब मैंने ये क्या बताया, क्या है, मैंने यही बताया कि ये जब है कायिक कोशिका क्या कर रही है, विकास कर रही है, कैसे कर रही है, जलोशोषित कर रही है लगातार। अब विकास कर रही है तो ये किसका निर्माण कर रही है, कहीं ना कहीं परागनलिका का निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है। धीरे धीरे अंकुरण हो गया तो परागनलिका का निर्माण होना निश्चित ही है। तो देखिए परागनलिका यानी कि ये क्या है, पोलन ट्यूब है, ठीक है, पोलन ट्यूब हो गया। अब देखिए परागनलिका का निर्माण करिए तो जरा सोचिए कि इसके अंदर यानी कि इंटाइन के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई गई थी। मैं 3 कोशिकाएं बना रहा हूँ, 3 कोशिकाएं पाई गई थी। तो देखिए एक कोशिका तो कायिक कोशिका जो है वो क्या कर रही है, परागनलिका का निर्माण कर रही है, ठीक है, कोशिका ही कर रही है। अब देखिए इसका केंद्रक मान लीजिए, ये इसका केंद्रक हो गया, ठीक है, ये इसका केंद्र होगा किसका, कायिक कोशिका का। अब इसमें कितनी कोशिकाएं पाई गई थी, 2 कोशिकाएं अलग अलग थी, ठीक है, 2 कोशिकाएं क्या थी, अलग अलग थी। एक ये हो गया आगुलित है, एक ये हो गया आगुलित है, ठीक है, 2 कोशिकाएं पाई गई। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये परागनलिका बढ़ती जाती है, वृद्धि करती जाती है, उसी तरह से क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है कायिक कोशिका का, वो नीचे खिसकता जाता है, ठीक है, कैसा आता है, नीचे खिसकता जाता है। और क्या होता है, वृद्धि करता जाता है, उसके पीछे पीछे कायिक कोशिका के पीछे पीछे कायिक केंद्रक यानी कि कह सकते हैं ट्यूब न्यूक्लियस आता रहता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जरा सोचिए केंद्रक जब खसक रहा है तो कोशिका वृद्धि कर रही है, तो क्या दोनों कोशिकाएं जो जनन कोशिकाएं वो भी तो नीचे आएंगी इसके पीछे पीछे, ठीक है, पीछे पीछे आ रही हैं। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे ये परागनलिका बढ़ती जाती है, ठीक है, देखिए बढ़ रही है परागनलिका, इसका क्या होता है, जो केंद्रक है किसका, कायिक कोशिका का केंद्रक, ये जो केंद्रक है इसके पीछे पीछे ये कोशिकाएं कौन सी है, जनन कोशिकाएं हैं, क्या, जनन कोशिकाएं, ठीक है, ये जनन कोशिकाएं ये भी क्या होती हैं, आती रहती हैं। और ये किसका न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है किसका, कायिक कोशिका का, ठीक है, केंद्रक है कायिक कोशिका का। इतना तो आपको पता चल गया। तो देखिए क्या है कि जैसे जैसे परागनलिका निर्माण कर रही है, केंद्र उसका खिसकता जा रहा है, किसका, कायिक कोशिका का केंद्र खिसकता जा रहा है, उसके पीछे पीछे जनन कोशिकाएं आ रही है। इतना तो क्लियर है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, अब आगे क्या होगा, क्वेश्चन क्या होता है कि भैया सबसे पहले किसने परागनलिका को देखा। क्वेश्चन यही उठता है कि परागनलिका को सबसे पहले किसने देखा, ठीक है। तो परागनलिका को सबसे पहले किसने देखा क्वेश्चन उठता है। तो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, एमीसी, क्या नाम था, एमीसी नामक वैज्ञानिक, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनको क्या नाम था, एमीसी नाम है। इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले किसको देखा, परागनलिका को देखा। और किस पादप ने देखा, पादप का आप नाम जान लीजिए, पौधे का नाम जान लीजिए, वो था क्या, पोर्चुलाका, क्या, पोर्चुलाका नामक पादप में इन्होंने देखा था किसको, परागनलिका को। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परागनलिका को देखा और किस पादप ने देखा। तो आप क्या कहेंगे, सीधा सीधा आंसर देंगे, परागनलिका को सबसे पहले एमीसी नामक वैज्ञानिक ने देखा था, किस पादप में देखा था, पोर्चुलाका में। कैंसर, इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है, यानी कि इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्या होता है आगे जानते हैं, ठीक है, आगे क्या होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे जो परागनलिका बनी रही है, अंडाशय में प्रवेश कर रही है, ठीक है, अंडाशय में प्रवेश कर गई, इतना तो आपको पता है, बढ़ती गई, उसके पीछे पीछे सभी कोशिकाएं केंद्रक आते गए और किस में प्रवेश कर गई, अंडाशय में, ओव्यूल में प्रवेश कर गई, सॉरी ओवरी में प्रवेश कर गई। तो होता क्या है कि ओवरी में प्रवेश करने के बाद वो कहाँ पर प्रवेश करेगी, कहीं ना कहीं वो बीजांड में जाएगी, बीजांड में ही तो जाएगी। अब देखिए बीजांड में वो कहाँ कहाँ से जा सकती है, इसके बारे में हमें जानना है कि बीजांड का प्रवेश यानी कि बीजांड में परागनलिका कहाँ किन किन स्थानों से प्रवेश कर सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, परागनलिका कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, किसमें, बीजांड में। तो सबसे पहला प्रकार क्या है, सबसे पहले प्रकार क्या कहते हैं, पोरोगैमी, क्या कहते हैं दोस्तों, पोरोगैमी कहते हैं, ठीक है,
तो पोरोगैमी को क्या कहते हैं हिंदी में? बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश, इसको क्या कहते हैं? बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। तो बीजांड द्वारीय प्रवेश का आप सीधा सीधा हिंदी में जान गए होंगे। बीजांड द्वारीय प्रवेश होता क्या है? तो बीजांड द्वारीय प्रवेश क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है वो कहाँ से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार से किसमें प्रवेश करती है? भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। इतना तो आपको पता चल गया। देखिए मान लेते हैं क्या है, ये बीजांड है, ठीक है, क्या है? बीजांड है। और ये क्या पाए जा रहे हैं यहाँ पे? मान लीजिए भ्रूणकोश है, ठीक है। ये भ्रूणकोश हो गया, बीजांड हो गया। तो होता क्या है, इस बीजांड द्वारीय प्रवेश में पराग नलिका आती है। क्या होता है? पराग नलिका आ रही है, ठीक है। आप इधर से लाइए उधर से लाइए, कोई समस्या नहीं है, पर प्रवेश कहाँ से करना है? बीजांड द्वार से, माइक्रोपाइल से प्रवेश करवाना है इसका। तो देखिए पराग नलिका आ रही है और कहाँ से प्रवेश कर रही है? भ्रूणकोश में, बीजांड द्वार से। तो ऐसे प्रवेश को जिसमें पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, किसमें? भ्रूणकोश में, ऐसे प्रवेश को हम बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। इंग्लिश में इसको पोरोगैमी कहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको एक पहला प्रकार पता चल गया, यानी कि पोरोगैमी में क्या था? बीजांड जो द्वार था यानी कि माइक्रोपाइल था, वहां से क्या हुआ? पराग नलिका आ रहा है और धीरे से किसमें प्रवेश कर जा रहा है? बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश पाया जा रहा है उसमें प्रवेश कर जा रहा है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब दूसरा प्रकार क्या है? दूसरे प्रकार के बारे में ये जानते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरे टाइप क्या है कि पराग नलिका और कहां से प्रवेश कर सकती है बीजांड में? तो दूसरा है क्या? चलेजोगैमी। चलेजोगैमी, इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? निभागीय प्रवेश। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निभागीय प्रवेश यानी कि चलेजोगैमी, ठीक है। अब देखिए इस चलेजोगैमी में क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, चलेजा यानी कि निभाग, इतना तो आपको पता ही है, नाम से स्पष्ट है। तो जरा इस चित्र को देखिए, ये क्या है? बीजांड है, दुनिया जानती है बीजांड है, ठीक है। ये क्या है? बीजांड है और ये भ्रूणकोश हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भ्रूणकोश है, बीजांड है, तो कहाँ से प्रवेश कर रहा है? पराग नलिका, कहीं ना कहीं चलेजा भाग से प्रवेश कर रहा है। और चलेजा कहाँ पर होता है? बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट, उल्टा, यानी कि ऊपरी भाग में होता है, जिसको हमने क्या कहता है? निभाग कहते हैं, जहां से अध्यावरण निकल रहे थे। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? इस भाग को हमने क्या कहा था? चलेजा कहा था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है? पराग नलिका आती है, ठीक है, पराग नलिका आ रही है, ठीक है, पराग नलिका आ रही है और कहां से प्रवेश करेगी जरा बताइए? पराग नलिका आती है और इस बीजांड द्वारीय भाग से होते हुए प्रवेश कर जाती है, किसमें? भ्रूणकोश में, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर जाती है। पराग नलिका कहां से आ रही है? निभागीय भाग से आ रही है, किसके? बीजांड के, ठीक है। जब निभाग से होते हुए पराग नलिका आती है और बीजांड द्वार के बीजांड कर सकते हैं भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो ऐसे प्रवेश को हम चलेजोगैमी कहते हैं या निभागीय प्रवेश कहते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके उदाहरण बताऊंगा कहाँ कहाँ पर ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी आप समझिए प्रकार के बारे में। अब आखिरी और तीसरा प्रकार क्या है? अध्यावरीय प्रवेश, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अध्यावरीय प्रवेश कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीसोगेमी, ठीक है। मीसोगेमी को हिंदी में कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश, ठीक है। अध्यावरणीय प्रवेश जिसको कहते हैं हिंदी में। अब इसमें क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, अध्यावरण से होते हुए क्या आएगा? पराग नलिका आएगा, किसमें घुस जाएगा? भ्रूणकोश में घुस जाएगा, ठीक है। नाम से सब कुछ स्पष्ट है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके उदाहरण आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है अध्यावरणीय प्रवेश में? क्या होता है? कहीं ना कहीं ये क्या है? बीजांड है, ठीक है, बीजांड है ना। और ये कौन सा स्थान है? अध्यावरण, एक अध्यावरण फिलहाल मैंने दिखाया इसमें, तो ये अध्यावरण हो गया और ये क्या हो गया? भ्रूणकोश हो गया। तो जरा देखिए क्या होता है
पराग नलिका आ रही है, क्या आ रही है, पराग नलिका आ रही है और अध्यावरण यही तो है, अध्यावरण से होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश कर जा रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रवेश को क्या कहते हैं, मेसोगेमी कहते हैं, जहां से पराग नलिका कहां से प्रवेश करती है, अध्यावरण को तोड़ते हुए, अध्यावरण के दीवारों को तोड़ते हुए आकर किसमें प्रवेश कर जाती है, भ्रूणकोश में, न्यूक्लियस में प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है। इतना आपको क्लियर हुआ, यानी कि 3 प्रकार के मैंने प्रवेश बता दिए हैं, कहां कहां से पराग नलिका प्रवेश कर सकती है, किसके अंदर प्रवेश कर सकती है, भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर सकती है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, बीजांड के अंदर कहां कहां से प्रवेश कर सकती है, यानी कि 3 प्रकार मैंने आपको बताए। अब होता क्या है, अब इसके हम क्या किसके बारे में जानेंगे, उदाहरण के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पादपों में ये सब प्रवेश पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पोरोगैमी की बीजाणुद्वारीय प्रवेश की, बीजाणुद्वारीय प्रवेश किन पादपों में पाया जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ठीक है, ये 80 से यानी कि 80% से 90% पादपों में यही प्रवेश पाया जाता है। कौन सा प्रवेश पाया जाता है, यानी कि 80 से 90% प्लांट्स में पोरोगैमी पाया जाता है, यानी कि बीजाणुद्वारीय प्रवेश पाया जाता है। ठीक है, बीजाणुद्वारीय प्रवेश 80 से 90, बहुत सारे पादप पाएंगे, जबकि 80 से 90% है तो बहुत सारे पादप पाएंगे ही आएंगे। तो ठीक है, तो 80 से 90% पादप में पाया जाता है, कौन सा प्रवेश पाया जाता है, बीजाणुद्वारीय प्रवेश पाया जाता है, पोरोगैमी पाया जाता है। दूसरी बात क्या आती है, चलेजोगैमी किसमें पाया जाता है, निभागीय प्रवेश किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि पादप है क्या, कैजुराइना, केजुराइना पादप। ठीक है, केजुराइना पादप में या कह सकते हैं केजुराइना प्लांट में कौन सा प्रवेश पाया जाता है, निभागीय प्रवेश पाया जाता है, चलेजोगैमी पाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो मैंने 2 उदाहरण बता दिए। 80 से 90% किसमें पाया गया, कौन सा प्रवेश पाया गया पादपों में, पोरोगैमी पाया गया, कैजुराइना में कौन सा प्रवेश ये पाया गया, निभागीय चलेजोगैमी पाया गया। अब मेसोगैमी किसमें पाया जाता है, ये बात होती है। तो याद रखिएगा कि कुकुरबिटेसी एक पादप का कुल होता है, क्या, कुकुरबिटेसी। ठीक है, कुकुरबिटेसी एक कुल है पादप का, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में कौन सा प्रवेश पाया जाता है, मेसोगैमी पाया जाता है, अध्यावरणीय प्रवेश पाया जाता है। ठीक है, अब कहो कुकुरबिटेसी कुल में आते क्या हैं, तो उदाहरण आप याद रखिए, कुछ पौधों को मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से पादप आते हैं। जैसे आपका हो गया, कह सकते हैं तरबूज हो गया, तरबूज किसमें आता है, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में आता है। खीरा हो गया आपका, खीरा, तरबूज, इसके अलावा काकर कह सकते हैं, करेला कह सकते हैं, क्या, करेला भी किसमें आता है, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में आता है। तो ये सब उदाहरण है कि इसको आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा कुकुरबिटेसी कुल के बारे में। तो फिलहाल आप उदाहरण याद रखिए, तरबूज, खीरा, करेला, या कह सकते हैं सीधे सीधे आप कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में कौन सा प्रवेश पाया जाता है, अध्यावरणीय प्रवेश पाया जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने प्रवेश के बारे में बता दिया कि ये जो पराग नलिका होती है या पोलन ट्यूब होता है, कहाँ कहाँ से बीजांड के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसके बारे में आपको क्लियर कर बता दिया गया है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, पोरोगैमी बीजाणुद्वारीय प्रवेश, जब पराग नलिका बीजाणु द्वार से होते हुए भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी तो ऐसे प्रवेश को हम बीजाणुद्वारीय प्रवेश कहते हैं। 80 से 90% पादपों में यही प्रवेश पाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए चलेजोगैमी यानी कि निभागीय प्रवेश किसमें पाया जाता है, जब निभागीय प्रवेश इसको कहते हैं, जब पराग नलिका क्या होता है, निभाग से होते हुए बीजाणुद्वार क्या कहते हैं, बीजाणुद्वार के अंदर प्रवेश करता है, भ्रूणकोश में चला जाता है, तो ऐसे प्रवेश को हम क्या कहते हैं, निभागीय प्रवेश है। चलेजोगैमी कहते हैं, किसमें पाया जाता है, कैजुराइना नामक पादप में पाया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद मेसोगैमी है, अध्यावरणीय प्रवेश है। अध्यावरणीय प्रवेश में क्या होता है, जब पराग नलिका आता है और अध्यावरण को तोड़ते हुए किसमें प्रवेश कर जाता है, भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे प्रवेश को हम क्या कहते हैं, मेसोगैमी कहते हैं। और इसमें पाया जाता है कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। मैंने उदाहरण बताया, क्या, खीरा, करेला, तरबूजा, कटहल, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं आपको पता चल गया है। ठीक, तो दोस्तों हमने आपको 3 प्रकार से क्या बता दिया कि पराग नलिका कहाँ कहाँ से प्रवेश कर सकती है बीजाणु में। मैंने 3 प्रकार के आपको बता दिया। पहला मैंने बताया पोरोगैमी, दूसरा मैंने बताया ये चलेजोगैमी, और तीसरा मेसोगैमी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब बात करेंगे क्या, निषेचन की बात करेंगे। जब पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश कर चुकी है और बीजाणु में प्रवेश कर रही है, लेकिन बीजाणु में कैसे प्रवेश कर रही है, आखिर कैसे पराग नलिका को पता चल रहा है कि हमें बीजाणु में ही जाना है, उसको कौन उसको बता रहा है कि भैया तुम बीजाणु में जाओ।
कहीं और नहीं जा सकता है ना। तो कैसे आखिर उसे वो पता चल रहा है, उसको कैसे उसको जाना है बीजांड में, इसके बारे में उसे कौन बता रहा है या कौन से एंजाइम उसको यहाँ पर ले जा रहे हैं बीजांड के अंदर, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो मैंने क्या होता है कि पराग नलिका आती है किसके अंदर, मान लीजिए ये क्या था, वर्तिका, ठीक है, वर्तिका और ये क्या है, अंडाशय। अब देखिए वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों तैयार हैं। ठीक है, पराग नलिका भी बन गई, परागकण है, पराग नलिका इसने बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, बीजांड पाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पराग नलिका आ रहा है, तो यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, क्या खुद ब खुद प्रवेश कर रहा है, कोई माध्यम तो इसे चाहिए कि भैया तुम्हें इसी बीजांड द्वार में ही जाना है। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ बीजांड द्वारीय प्रवेश के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी आप उठा सकते हैं, आप निभा चले जा आप भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप चलेजोगेमी दिखा सकते हैं, पोरोगेमी या कह सकते हैं आप मिसोगेमी, कोई भी प्रवेश आप दिखा सकते हैं। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि आपको पोरोगेमी बीजांड द्वारीय प्रवेश के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, ये जो परागकण पराग नलिका आ रही है परागकण से, आपको मैंने जब बताया, क्या बताया था, बीजांड के भ्रूकोश के अंदर कोशिकाएं पाई जा रही थी। एक तो अंड कोशिका बीजांड द्वार की तरफ की कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ, बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं थी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए मान लीजिए भ्रूकोश है, यहाँ पे बड़ी कोशिका, दो छोटी छोटी कोशिकाएं, इनको मैंने सहायक कोशिका कहा था, संयोजक कहा था, इसको अंड कोशिका एक्सेल कहा था। ठीक है, इतना आपको पता है। ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, मैंने पहला कार्य इनका बता दिया था कि ये जो होते हैं अंड कोशिका को सहारा प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको सहायक कोशिका कहा गया। अब इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों, कि जो पराग नलिका आ रही है, कौन सी पराग नलिका, जो परागकण से निकल कर आ रही है पोलन ट्यूब, ये क्या करता है, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक एंजाइम कह सकते हैं, रसायन निकालती हैं, और उस रसायन की तरफ ये पराग नलिका क्या होती है, आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, और क्या होता है, ये बीजांड द्वार से होते हुए किसमें प्रवेश कर जाती है, भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो देखना क्या है, ये जो मान लीजिए एक मैं सहायक कोशिका यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मान लीजिए सहायक कोशिकाएं। ठीक है, सहायक कोशिकाएं, इस सहायक कोशिका के ऊपर क्या पाई जा रही है, ये कौन सी कोशिका पहले था, ये कौन सी कोशिका, इसको मैंने कहा था सहायक कोशिका। ठीक है, ये सहायक कोशिका है। अब इस सहायक कोशिका के ऊपर पाया क्या जा रहा है, देखिए इस सहायक कोशिका के ऊपर उंगली समान संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी उंगली समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन उंगली समान संरचनाओं को हम फेलिफॉर्म, क्या फेलिफॉर्म संपुट कहते हैं, फेलिफॉर्म संपुट कहते हैं। ठीक है, किन संरचनाओं को, ये जो सहायक कोशिकाओं के ऊपर उंगली समान या उंगली सदृश संरचनाएं पाई जा रही है, उनको हमने फेलिफॉर्म संपुट कहा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ये जो फेलिफॉर्म संपुट होते हैं, यही क्या करते हैं, रसायन का स्राव करते हैं, क्या करते हैं, रसायन निकालते हैं। अब उस रसायन को क्या कहते हैं, उस रसायन का नाम है बोरून, यानी कि बोरून नामक रसायन निकालते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं बता रहा हूँ, सहायक कोशिका के लिए कहते क्यों हूँ, वास्तविक रूप से सहायक कोशिका क्यों कहा जाता है, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया कि सहायक कोशिकाएं, जो अंड कोशिकाओं के दोनों तरफ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई गई थी, जिनको सहायक कोशिका ने कहा, इन सहायक कोशिकाओं के ऊपर क्या पाई गई, उंगली समान संरचनाएं पाई गई। ठीक है, तो देखिए इन उंगली समान संरचनाओं को हमने फेलिफॉर्म संपुट कहा, क्या कहा, फेलिफॉर्म संपुट कहा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कौन सा रसायन निकालते हैं, बोरोन नामक रसायन निकालते हैं। क्या है, रसायन है। ठीक है, रसायन है, कह सकते हैं केमिकल है, जो फेलिफॉर्म निकाल रहे हैं, और यही क्या करता है, किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, आप कहेंगे पराग नलिका को। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। अब ये क्या किया, अपनी तरफ किसको आकर्षित कर लिया, पराग नलिका को आकर्षित कर लिया, किसने, सहायक कोशिकाओं ने। कैसे किया, कभी उनसे क्या निकल रहा था, उनके फेलिफॉर्म संपुट से बोरोन नामक रसायन निकल रहा था। कुल मिला जुलाकर यही आपको समझना था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब पराग नलिका, देखिए पराग नलिका क्या था, कि जब पराग नलिका आया, आकर्षित हुआ इन सहायक कोशिकाओं की तरफ, तो जरा बताइए ये संरचना किसकी है, बीजांड की है। ठीक है, ओव्यूल की संरचना है। ठीक है, देखिए ये ओव्यूल की संरचना है, इसमें भ्रूणकोश पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें भ्रूणकोश पाया जा रहा है, ये हो गई, देखिए यही है ना।
अब देखिए क्या आ रहा है, पराग नलिका आ रहा है, आकर्षित कैसे हो रहा है, बोरोन नामक रसायन निकाले सहायक कोशिकाएं, जिससे इसकी तरफ आकर्षित हो जा रहा है। कौन आकर्षित हो जा रहा है, पराग नलिका आकर्षित हो जा रही है। अब जरा सोचिए, इस पराग नलिका के छोर पर कौन सा केंद्र उपस्थित है। पराग नलिका किसका बना था, जरा ये आप पहले बताइए, पराग नलिका बना किसका था। आप कहेंगे काय कोशिकाओं का, कह सकते हैं नलिका कोशिकाओं का, ट्यूब सेल का या वेजिटेटिव सेल का बना था, ठीक है। अब क्या होता है, यह पराग नलिका आता है, अभी तो पराग नलिका का जो सिरा है वो बंद है, क्या है, सिरा बंद है पराग नलिका का, और इस पराग नलिका के अंदर क्या पाया जा रहा है, कायिक कोशिका है, तो कायिक केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। इसके पीछे जनन कोशिकाएं पाई गई, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं, जनरेटिव सेल्स पाई गई, इसके पीछे पीछे आ रही हैं, किसके पीछे पीछे, इस कायिक केंद्र के पीछे पीछे भी आ रही है। होता क्या है, जैसे ही ये पराग नलिका, जैसे ये पराग नलिका इस बीजाणुदार से होते हुए सहायक कोशिका से टकराती है, क्या होता है, तुरंत दोनों को हानि पहुंचता है। जरा बताइए कि दो चीजों में जब टक्कर होगा तो क्या केवल एक ही को हानि पहुंचेगा, नहीं ना, दोनों को हानि होता है। और वो हानि क्या होता है कि दोनों में कुछ विकार आ जाते हैं, कुछ कमियां आ जाती हैं। जरा देखिए क्या होता है कि ये पराग नलिका क्या है, जोर से टक्कर हुआ, अब कोई आवाज नहीं आएगा, ठीक है, कोई आवाज नहीं आता, इसमें टक्कर होता है एक प्रकार से खूब तेजी से। और होता क्या है, ये जो सहायक कोशिकाएं पाई गई, यहाँ पे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, मान लीजिए यही भ्रूणकोश है एक प्रकार से, ठीक है, ये भ्रूणकोश है, एक बड़ा कोशिका जिसको मैंने अंड कोशिका कहा है, छोटी छोटी सहायक कोशिकाएं, ठीक है। इस तरफ 3 कोशिकाएं पाई गई, जिसको मैंने प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल्स कहा था। यहाँ पे द्विध्रुव के अंदर क्या करते हैं, केंद्रीय कोशिका पाई गई, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, जब टक्कर होता है तो किसका टक्कर हो रहा है, पराग नलिका किससे टकरा रही है, सहायक कोशिका से टकरा रही है। याद रखिएगा, सहायक कोशिका से कौन टकरा रहा है, पराग नलिका टकरा रही है। तो होता क्या है, ये सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों में टक्कर हो रहा है, दोनों को हानि होगा। और इसका जो सिरा होता है, जिस सिरे पर कौन था, कायिक केंद्रक पाया जा रहा था, वो सिरा क्या हुआ, नष्ट हो गया। यानी कि दो चीजें तो नष्ट हो गई, कौन कौन सी, एक नलिका, एक कह सकते हैं नलिका कोशिका की या पराग नलिका की जो ये छोर था, शीर्ष भाग था, उससे क्या हुआ, इसमें जिसमें क्या पाया जा रहा था, कायिक केंद्रक पाया जा रहा था, वो छोर समाप्त हो गया, कायिक केंद्रक भी समाप्त हो गया, और एक सहायक कोशिका क्या हुई, नष्ट हो गई, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। अब देखिए, जब ये नष्ट हो गई तो जरा सोचिए, ये जो पराग नलिका है किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा आसानी से, आप कहेंगे कि ये भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया। अब जरा एक चीज बताइए, जब ये भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर चुका तो इसका सिरा भी खुल चुका है कि नहीं खुल चुका है, खुल चुका है। यानी कि क्या होगा, ये जो नरयुग्मक है, नरयुग्मक यानी कि जनन कोशिकाएं, वो क्या होंगी, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी, किसमें, भ्रूणकोश के अंदर निकल जाएंगी। ये दोनों नरयुग्मक क्या कह सकते हैं, जनन कोशिकाएं, देखिए स्वतंत्र रूप से इसमें आ गई। अब जरा क्या सोचिए क्या होने वाला है, सब प्रक्रिया एकदम हो चुका है, अब केवल क्या होने वाला है, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इसके बारे में आइए चलिए जानते हैं। तो क्या होगा, हम इसके अन्य भागों को मिटाकर केवल भ्रूणकोश के बारे में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले भ्रूणकोश को बना लेते हैं, मान लीजिए क्या है, भ्रूणकोश है, ठीक है। अब इस भ्रूणकोश में एक बड़ी कोशिका पाई गई और एक छोटी कोशिका, एक तो नष्ट हो चुकी है, यहाँ से क्या प्रवेश कर गया इसमें, यहाँ से क्या प्रवेश किया है, जरा बताइए, यहाँ से कहीं ना कहीं पराग नलिका प्रवेश की है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, पराग नलिका प्रवेश कर गई और ये आगुड़ित है, ये जो अंड कोशिका है क्या है, आगुड़ित है, और इसके निभागीय छोर पर 3 कोशिकाएं पाई गई थी, जिनको हमने क्या कहा था, प्रतिमुख कोशिका कहा था, प्रतिमुखी कोशिका कहा था, एंटीपोडल सेल्स कहा था, ठीक है। और यहाँ पे द्विकेंद्रकीय अवस्था में कोशिका पाई गई, ठीक है। तो हमने कुल मिला जो क्या कहा था कि भ्रूणकोश की जो अवस्था होती है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब इससे क्या रिलीज हो गए, क्या निकल गए, इससे नलिका कह सकते हैं, पराग नलिका से 2 युग्मक निकले, 2 गैमेट निकले, मेल गैमेट निकले, नर युग्मक निकले। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होता है, एक नर युग्मक जाकर तुरंत किससे निषेचन कर लेता है, इस अंड कोशिका, इसका क्या नाम है, अंड कोशिका, एग सेल, ठीक है, इसको एग सेल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है नर युग्मक, क्या कह सकते हैं, जनरेटिव सेल, GENERATIV जनरेटिव सेल है, ठीक है।
ये जनरेटिव सेल है और ये एग सेल। अब क्या होगा, दोनों का तुरंत निषेचन होगा। अभी एक बचा है, क्या बचा है, एक अभी नरयुग्मक बचा है, एक मेल गैमेट बचा है। तो एक क्या किया जाकर निषेचन कर लिया, किससे, एग सेल से। और बना क्या, जब निषेचन किया तो दोनों के मेल से क्या हुआ, दोनों के मेल से क्या बना, युग्मनज बना, जाइगोट, जाइगोट बना, युग्मनज बना। क्लियर है ना। देखिए मैंने क्या कहा, आवृत्त बीजी पक्व में मुख्यतः द्वि निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैंने भी क्या बताया, एक निषेचन बचा, एकल निषेचन के बारे में बताया। देखिए क्या हुआ, निषेचन हुआ, किसमें निषेचन हुआ, इस प्रथम यानी कि एक नरयुग्मक जाकर किससे मिल गया, अंड कोशिका से मिल गया, और अंड कोशिका नरयुग्मक मिलकर क्या बना दिए, युग्मनज बना दिया, जिसको हमने इंग्लिश में जाइगोट कहा। यानी कि निषेचन हो चुका है। अभी तो निषेचन हुआ, अभी हमें दोहरा निषेचन करवाना है, द्विनिषेचन करवाना है। तो जरा सोचिए अब क्या होगा, अभी एक बचा है, कौन बचा है, एक नरयुग्मक, एक मेल गैमेट बचा है। ये क्या है, ये भी नरयुग्मक है, मेल गैमेट, ठीक है। अभी एक नरयुग्मक बचा है, अब ये क्या करेगा, ये जाकर तुरंत किससे मिल जाएगा, इससे। ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक या द्विध्रुवीय केंद्रक है। जरा बताइए इसमें कितने केंद्रक थे, एक यन था, दो यन था। अब जरा सोचिए, ये नरयुग्मक का मिल जाएगा एक यन, तो दोनों के मेल से तीन यन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यानी कि त्रिगुणित हो जाएगा ना। कौन त्रिगुणित हो जाएगा, ये जो द्विगुणित केंद्रक है, ये भी एक प्रकार से संयुग्मन करेंगे और कितने हो जाएंगे, त्रिगुणित हो जाएंगे। तो जरा बताइए, ये मिल गए हैं तो त्रिगुणित हो गया, ठीक है, क्या हो गया, त्रिगुणित। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्रिगुणित होने की प्रक्रिया को। जब ये मिल जाते हैं आपस में तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिसंयुग्मन कहते हैं, या कह सकते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। किसको ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जब क्या ध्रुवीय केंद्रक और क्या एक नरयुग्मक का केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, जो कि नरयुग्मक भी आवृत था, ये दोनों मान लीजिए इनमें दो डबल केंद्रक पाए गए थे, ठीक है। तो ये आपस में मिल गए तो दो और एक कितने मिल गए, तीन केंद्रक बना लिए कि नहीं बना लिए, यानी कि त्रिगुणित हो गए कि नहीं हो गए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। या त्रिसंलयन इसको हिंदी में कहते हैं, क्या, त्रिसंलयन। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। मैंने क्या बताया कि देखिए, ये तो इसकी बात रही, यानी कि ये द्विगुणित केंद्रक और ये मिले आपस में, त्रिसंलयन हो गया, और ये ट्रिपल फ्यूजन इसे हमने कहा इंग्लिश में। अब देखिए, अब ये मिले तो इससे क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट में क्या था, एक केंद्रक मिलकर द्विगुणित हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि द्विगुणित हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना द्विगुणित। अब क्या होता है दोस्तों, अब हमें जानना है निषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन किसे कहते हैं, इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा। जरा बताइए, जब मैंने पहली बार इसका संलयन करवाया, किसका, एक नरयुग्मक का संलयन मैंने किससे करवा दिया, अंड कोशिका से, एग सेल से करवा दिया, तो उसको मैंने क्या कहा था, युग्मक संलयन या निषेचन कहा था कि नहीं कहा था, कहा था ना। तो निषेचन क्या होता है, जब केवल एक नरयुग्मक जाकर अंड कोशिका से मिल जाता है, तो ऐसे क्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि निषेचन की खोज किसने की थी। मैं द्विनिषेचन की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं केवल निषेचन की बात कर रहा हूँ। मैं केवल किसी बात कर रहा हूँ, निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। मैं द्विनिषेचन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। द्विनिषेचन के बारे में भी आप भूल जाइए फिलहाल के लिए। बात क्या आता है, निषेचन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, स्ट्रासबर्गर। क्या, स्ट्रासबर्गर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किसका खोज किया था, निषेचन का खोज किया था। युग्मक संलयन इसे कहते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो किसने खोज किया, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने निषेचन का खोज किया, ये आप याद रखिएगा। लेकिन बात आती है किसकी, द्विनिषेचन क्या है, खोज किसने किया। तो द्विनिषेचन क्या होता है, जब, यानी कि जब युग्मनज कह सकते हैं, जाइगोट और ये त्रिगुणित यानी त्रिगुणित केंद्रक है, यानी कि जब तीन कह सकते हैं द्विनिषेचन, इस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें
एक नर युग्मक जाकर अंडकोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाता है और एक नर युग्मक जाकर द्विवृत्त केंद्रक से क्या सकते हैं ये सम्मिलित होकर क्या बनाता है, त्रिवृत्त केंद्रक बनाता है। तो ऐसे फ्यूजन को जिसमें निषेचन 2 बार होता है उस प्रकार के हम प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है ना। बात क्या आती है कि खोज किसने की भैया, किसका, द्विनिषेचन का। एक निषेचन के बारे में, हम निषेचन के बारे में तो फिलहाल जान चुके हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में जान चुके हैं कि खोज किसने किया था, स्टार्सबर्गर ने किया था। लेकिन बात क्या आती है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। ठीक है, किसका द्विनिषेचन की बात आती है, तो मैंने क्या होता है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक थे कौन, नवासिन। इनका नाम क्या था, नवासिन। ठीक है, ये जो नवासिन नामक वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने किसका खोज किया था, द्विनिषेचन का खोज किया था। और ये भी क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने द्विनिषेचन का खोज किया, ठीक है, लेकिन कब किया, इसके बारे में भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो आप क्या कहेंगे, 1898 ईस्वी में। कितने में, 1898 ईस्वी में। देखिए खोज कब किया इन्होंने, 1898 ईस्वी में किसका खोज किया था, द्विनिषेचन का खोज किया था। एक केवल निषेचन का खोज किसने किया था, युग्मक संलयन जिसे कहते हैं, स्टार्सबर्गर ने किया था। और द्विनिषेचन का खोज नवासिन ने किया था। कब किया था, 1898 ईस्वी में। ठीक है, अब बात आती है किसमें खोज किया, पादप का नाम क्या है, तो आप पादप का नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, पादप, यानी कि प्लांट कौन था, तो आप क्या कहेंगे, लीलियस, क्या, लीलियस, लीलियस तथा फ्रीटिलेरिया, फ्रीटिलेरिया। ठीक है, लीलियस तथा फ्रीटिलेरिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, लीलियस तथा फ्रीटिलेरिया। ठीक है, फ्रीटिलेरिया नामक पादप में किसने खोज किया था, द्विनिषेचन का खोज किया था नवासिन ने 1898 ईस्वी में। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया कि एक नर युग्मक आता है, यानी कि क्या होता है, परागनलिका जो होती है टकराती है, किससे टकराती है, सहायक कोशिकाओं से, दोनों का हानि होता है। इसका शीर्ष भाग जिसमें कायिक केंद्रक था नष्ट हो जाता है और एक सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर था। अब देखिए जब इसका शीर्ष भाग नष्ट हो गया, यानी कि खुल चुका है कौन, परागनलिका का छोर भाग खुल चुका है, इससे क्या होता है, नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। किसमें स्वतंत्र हो जाते हैं, इस भ्रूणकोश के अंदर। और भ्रूणकोश के अंदर एक नर युग्मक जाकर तुरंत किससे निषेचन करता है, अंडकोशिका से एक सेल से निषेचन करता है, संलयन करता है, तो उसको हमने युग्मक संलयन का निषेचन कहा, जिसका खोज स्टार्सबर्गर ने किया था। और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हुआ, एक नर युग्मक आया और किससे संलयन किया, इस द्विवृत्त केंद्र से संलयन किया। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ, यानी कि निषेचन जब 2 बार हुआ, तो हमने इसको द्विनिषेचन नाम दिया। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, नवासिन ने की थी। किसने की थी, लीलियस और फ्रीटिलेरिया नामक पादप में की थी। कब किया था, 1898 ईस्वी में किया था। इतना आपको क्लियर है ना, इतना क्लियर है, तब आपको कोई अब परीक्षाओं में फेल तो कर नहीं सकता भैया, इतना हमारा दावा है। बस शर्ते आप इस वीडियो के साथ साथ पिछली वीडियो को भी साथ साथ देखते चलिए। नहीं समझ आएगा दोबारा देखिए वीडियो को, दावा है हमारे चैनल का, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ आएगा तो चैनल बंद करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग केवल ध्यान से स्टेप्स को याद रखिए। ठीक है, तो बात क्या आती है, निषेचन हो चुका है भैया, सब कुछ तैयार है एकदम। लेकिन मैंने अभी एक चीज नहीं बताया आपको, क्या, कि भैया जो त्रिगुणित बना था, क्या, ये जो त्रिगुणित बना था केंद्रक, जो त्रिगुणित केंद्रक था, अच्छा बताया त्रिगुणित केंद्रक क्या, कौन था, त्रिसंलयन का। मैंने अभी त्रिसंलयन था, ट्रिपल फ्यूजन बताया ना, इसमें क्या बना था, 3N बना था ना। जब ध्रुवीय केंद्रकों के साथ कौन निषेचन किया था, नर युग्मक ने मिला था, निषेचन किया था, तो क्या बना था, त्रिवृत्त केंद्रक बना था ना। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होता है, नाम चेंज हो जाता है दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इसको नाम हम देते हैं क्या, जब ये त्रिगुणित हो जाता है, कौन त्रिगुणित हो गया, ये जो द्विगुणित केंद्रक था त्रिगुणित हो गया, तो इसको हम क्या नाम दिए, प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या कोशिका भी आप कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। ठीक है,
तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या सेल लगाएंगे तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का देंगे, पेन PEN और PEC का सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट भी आप शॉर्ट नेम भी आप याद रखिएगा। पेन माने क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ये त्रिगुणित, मैंने क्या नाम दिया, जरा ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक भ्रूणकोश कहाँ है ना कि भ्रूणकोश कहाँ है। बच्चे इसी में फंस जाते हैं अक्सर कि भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर क्या है, एम्ब्रियो सेक में अंतर क्या है और एंडोप्लाज्म में क्या अंतर है, इसी के बारे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भ्रूणकोश क्या है और भ्रूणकोश क्या है। मान लीजिए ये मैं एक कमरे में खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं मान लीजिए क्या हूँ, अंडकोशिका हूँ, या मैं क्या कह सकता हूँ, मैं युग्मनज हूँ, ठीक है, मैं युग्मनज हूँ। तो जरा सोचिए मैं इस कमरे के अंदर हूँ, तो जरा सोचिए वो जो युग्मनज था वो कहाँ था, भ्रूणकोश के अंदर था, ठीक है। और ये जो त्रिभुज केंद्रक बना जिसको मैंने प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का, वो कहाँ था, आप कहेंगे वो भी भ्रूणकोश के अंदर था। यानी कि ये जो भ्रूणकोश होता है भोजन होता है, किसका भोजन होता है, पोषण तत्व तो इसमें भरा होता है, किसका पोषण तत्व तो किसके लिए भरा होता है, उस युग्मनज के लिए जो आगे चलकर वृद्धि करता है, विकास करता है, ठीक है। तो क्या मैंने कहा कि भ्रूणकोश माने क्या, खाद्य पदार्थ भोजन जिससे जो इसको पोषण प्रदान करता है उसे कह सकते हैं युग्मनज को, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए तो मैंने क्या बताया कि भ्रूणकोश भोजन क्या कह सकते हैं, पोषण का एक संग्रह होता है, संग्रहण होता है, यानी कि प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र हमने इसको कहा। और देखिए क्या हुआ कि भ्रूणकोश क्या था जिसमें युग्मनज और क्या हुआ भ्रूणकोश केंद्र पाए गए, उसको मैंने क्या कहा, भ्रूणकोश कहा। क्लियर है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे हम फिर से एक बार भ्रूणकोश की ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैं भ्रूणकोश कह रहा हूँ, एम्ब्रियो कह रहा हूँ, मैं फिर से इसकी संरचना बना रहा हूँ, ठीक है। बातों पे आप हमेशा ध्यान दीजिए, बोला क्या जा रहा है, ठीक है। देखिए एक साइड कोशिका तो नष्ट हो गई थी, ठीक है, एक बची थी, और ये क्या था, ये बन गया है, 2n हो गया है, युग्मनज तैयार हो गया है। और यहाँ पर क्या था, प्राथमिक कोशिका था, यहाँ पर क्या था, त्रिगुणित केंद्रक हो गया, कह सकते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, ठीक है। इतना क्लियर है ना, इतनी चीजें बची है ना, ठीक है, इतनी चीजें बची हैं। अब होता क्या है दोस्तों, सारी प्रक्रिया होने के बाद निषेचन विसेचन सब हो चुका है, एकदम तैयार हो चुका है, कौन, भ्रूणकोश, लेकिन अभी नहीं तैयार हुआ, तो थोड़ा सा क्लियर और बाकी है। ये जो प्रतिमुखी कोशिका हैं, एंटीपोडल चलते हैं, क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक बची सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। ये दोनों क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन, प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल्स, और क्या होती है एक सहायक कोशिका जिसको हमने क्या कहा था, सिनर्जिड कहा था, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जरा सोचिए जब कोशिकाएं थी तो इनका पोषण जब नष्ट होंगे तो पोषण उस भ्रूणकोश में बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा, बिखरेगा ना। तो पोषण कौन ग्रहण करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, यही युग्मनज जो बचा है, जो द्विगुणित युग्मनज है, जाइगोट है, यही तो उस पोषण को एब्जॉर्ब करेगा। और क्या होगा, जब ये पोषण एब्जॉर्ब करेगा तो जरा सोचिए कि कौन कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं, एक सहायक कोशिका नष्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो है एंटीपोडल सेल्स है, ये भी क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। इतना क्लियर है ना, सब कुछ हो चुका है, सब नष्ट हो गई। अब जरा बताइए क्या बचा है, त्रिगुणित केंद्र बचा है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र बचा है, और कौन बचा है, एक द्विगुणित कोशिका बचा है जिसको हमने युग्मनज नाम दिया, जाइगोट नाम दिया, ठीक है। अब देखिए जब एक पोषण प्राप्त करता है दोस्तों तो अपने चारों तरफ इसका निर्माण कर लेगा। कि भित्ति का ध्यान रखिए, अभी तक इस पर भित्ति नहीं था, अभी तक क्या था, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण मैंने किया था, जब मैं बना रहा था क्या, गुरु बीजाणु जनन बता रहा था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, इसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हो जाता है, सभी कोशिकाओं के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण। लेकिन अब क्या इसने निर्माण कर लिया, कोशिका भित्ति सेलवाल का निर्माण कर लिया, किसका, सेलवाल का, ठीक है, सेल वाल का निर्माण कर लिया, किसने, इससे जाइगोट ने, जाइगोट ने किसका निर्माण कर लिया, सेल वाल का निर्माण कर लिया। अपने चारों तरफ कैसे निर्माण किया, पोषण भैया उसे प्राप्त हो रहा है लगातार, तो करेगा ही, परिवर्तन तो होता रहेगा ना, पोषण जब प्राप्त होता है तो परिवर्तन होता ही रहता है, ठीक है। अब इसको दोस्तों मैंने क्या बताया, इस संरचना को क्या कहते हैं, जब ये क्या कहता है, जाइगोट अपने चारों तरफ सेलवाल का निर्माण कर लेता है, कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, निषिक्तांड, हिंदी में कहते हैं क्या, निषिक्तांड, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ओस्पोर, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, वो स्पोर हो गया, निषिक्तांड हो गया। कब? जब इस जाइगोट ने अपने चारों तरफ शैलवाल का निर्माण कर लिया। आखिर में कैसे कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे किया, इसको पोषण प्राप्त हो रहा है तभी तो ये कोशिका भित्ति का निर्माण कर रहा है। ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण कर लिया। जब इसने अपने चारों कोशिका भित्ति का निर्माण किया तब इसको हमने क्या कहा, निषिक्तांड का और स्पोर का। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो निषिक्तांड है दोस्तों, यही आगे चलकर क्या बनाता है, यही आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, भ्रूण। ठीक है, यही आगे जाकर भ्रूण बनाता है। कौन? निषिक्तांड, या कह सकते हैं ओस्पोर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज मैंने आपको क्या बता दिया, निषेचन पूरा बता दिया। द्विनिषेचन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, खोज किसने किया, किन पार्कों में पाया गया, किसने देखा। ठीक है, इन सभी के बारे में बता दिया। प्राणलिका क्या होता है, कैसे वो अंडाशय में प्रवेश करके बीजाणु हो जाता है, कितने प्रकार से बीजाणु में प्रवेश कर सकता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको एकदम पूरी तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो आगे हम ये भ्रूण बना दिया, भ्रूण कैसे कैसे आगे जाकर वृद्धि करता है, इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं कहूँगा, अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा, जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिए, क्योंकि आप उसको देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।